नमस्कार, सिमर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रोविजंस हैं जो आपके यूनिट में दिए गए हैं, सिलेबस में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के पाठ्यक्रम के अनुसार सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट लगता है। किसी इसमें कुछ सेक्शन है 228 ए, 229 ए, 230 से 232, 268, 294 ए और 295 ए। आज इस क्लास में जहां तक हुआ हम इन सब सेक्शंस को हल्के से समझते हुए इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। 228 ए क्या कहती है? धारा 228 ए, धारा 228 ये कहती है कि कतिपय अपराधी आदि से पीड़ित व्यक्ति, यानी कुछ अपराध हैं। कतिपय अपराधी का मतलब कुछ अपराध ऐसे हैं जिनसे अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, जिनसे पीड़ित व्यक्ति है, तो इस पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, किसका? इस पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण हर एक धारा में नहीं है। ये हर एक धारा पर ये धारा लागू नहीं होगी। ये केवल कुछ अपराध हैं जिनको इस सेक्शन में बताया गया है, जिनको इस सेक्शन में बताया गया। केवल उन्हीं अपराधों से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, भाई अपराध होगा तो अपराध में दो होंगे, एक तो होगा अभियुक्त और एक होगा पीड़ित, विक्टिम। तो ये जो पीड़ित व्यक्ति है, भाई अभियुक्त है, इसका तो नाम लोगों को पता होगा, इसकी तो पहचान का प्रकटीकरण होगा ही होगा। अभियुक्त का तो भाई को किसने किया अपराध, FIR वो सब कुछ होगा। लेकिन इस जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, इसकी पहचान का प्रकटीकरण को लेके क्या प्रावधान किया गया है, ये इस धारा में बताया गया है। क्या कहता है कि जो कोई किसी नाम या अन्य बात को, जो कोई किसी नाम या अन्य बात को, सेक्शन 228 ए, जो कोई किसी नाम, किसी नाम या अन्य बात को, जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की, कौन से व्यक्ति की? जो ऐसे अपराधों में जो 228 ए में बताए गए हैं, ऐसे व्यक्ति की जिसे इस धारा के में इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है, जिसको ये पीड़ित व्यक्ति कहा गया है इस धारा में, ऐसे व्यक्ति की, कौन सा? जो पीड़ित व्यक्ति है, वो मैं यहां लिख देता हूं, पीड़ित। ऐसे व्यक्ति की जो पीड़ित है, क्या पहचान हो सकती है? जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिसे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस धारा में इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है, पहचान हो सकती है, पहचान हो सकती है। अब अपराध कौन कौन से हैं आप देख ले। जिसके विरुद्ध धारा, जिसके विरुद्ध धारा कौन कौन सी? 376, 376 ए, धारा 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी और 376 डी ए, 376 डी बी और 376 ई, और 376 ई के अधीन किसी अपराध का अभियोग किया जाना कथित है या किया गया है, के अधीन अपराध किया जाना कथित है, यानी किया जाना कथित है, यानी उसके बारे में ऐसा कहा गया कि इसने ये अपराध किया है, कथित है, या किया गया या पाया गया है, या किया गया या पाया गया है, ऐसा अपराध करना किया गया है या ऐसा अपराध करना पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा, मुद्रित
या प्रकाशित करेगा, मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। क्या कहता है ये कि कुछ अपराधों के आदि से पीड़ित, यानी कौन कौन से अपराध हैं, ये अपराध हैं कौन से, अगर किसी पीड़ित के विरुद्ध ये अपराध किए गए धारा 376 में, यानी बलात्कार से संबंधित जितने भी अपराध है वो सारे इसमें आ जाते हैं। 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E, अगर इनके अधीन किसी अभियुक्त ने किसी पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध ये अपराध किया है, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति का कोई नाम या कोई अन्य बात क्या नहीं की जाएगी, ना तो मुद्रित की जाएगी और ना ही प्रकाशित की जाएगी। यानी पीड़ित का कोई नाम ना तो कहीं कोई मुद्रित किया जाएगा और ना ही कहीं प्रकाशित किया जाएगा। अगर कोई करेगा तो उसे 2 वर्ष तक के जुर्माने, 2 वर्ष तक के कारावास, जो किसी भी भांति का हो सकता है, साधारण या कठोर कारावास से 2 वर्ष तक के, और प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा अगर कोई ऐसी पीड़ित व्यक्ति का कोई नाम या कोई अन्य पहचान का प्रकटीकरण करेगा तो। समझ रहे हो ना। मान लो किसी अभियुक्त ने किसी महिला के विरुद्ध 376 का अपराध किया है, बलात्कार किया है, तो बलात्कार से पीड़ित जो महिला है इसका नाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ना तो इसका नाम या इसके बारे में अन्य कोई भी बात जिससे इस महिला की पहचान हो, ऐसी पहचान का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो चाहे वो मुद्रित करे चाहे प्रकाशित करे, अगर करता है तो उसको 2 वर्ष तक के कारावास से प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि इस पीड़ित महिला के नाम का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा या इसकी पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। अगर कोई करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाता है। केवल इन मामलों में, कौन से में, ये जो जहां बताए गए हैं यहाँ इन मामलों में ही ये धारा का प्रावधान किया गया है। इन मामलों में उसकी पहचान का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। बाकी में तो कर ही सकते हो, बाकी में तो पीड़ित का नाम आएगा ही, अखबार में भी आ जाएगा कि फला व्यक्ति के साथ ये मारपीट हुई या ये हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कभी देखा है अखबार में कि फला महिला के साथ ये बलात्कार हो गया या गैंगरेप हो गया, उस महिला का नाम नहीं आएगा, या काल्पनिक नाम आएगा, या तो काल्पनिक नाम आएगा, उसका ओरिजिनल नाम या उसकी पहचान ऐसी नहीं आएगी। जैसे निर्भया था तो उसका नाम निर्भया थोड़ी था, निर्भया केस बना दिया था उसको, यानी उसकी पहचान का प्रकटीकरण नहीं किया जाता ताकि समाज में उसकी जो इज्जत है वो बनी रहे। उसका कोई प्रकाशन नहीं करे, अखबार में कभी भी नाम आएगा पीड़िता का कि भाई उसके साथ ऐसा बलात्कार हुआ है, आएगा किसी महिला के साथ किसी लड़की के साथ ऐसे ही आएगा, उसका नाम नहीं आएगा, काल्पनिक नाम दिया जाएगा। तो ऐसी उस महिला की, पीड़ित की ना तो कोई पहचान प्रकाशित की जाएगी ना मुद्रित की जाएगी। अगर कोई करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाता है। उसका इसी धारा 228A का उपधारा 2 है, वो ये कहती है कि उपधारा 1 की किसी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है तब नहीं होता जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन, यानी 228A का जो सब क्लोज 2 है, ये तो हो गया एक, ये तो हो गया एक, ये है 2। 2 में क्या है, 2 में कहा गया कि कब मुद्रण या प्रकाशन नहीं माना जाएगा, कौन सी परिस्थितियों में नहीं माना जाएगा। तो 228 की उपधारा 2 में कहा गया है कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के या ऐसे अपराध के इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी के जो ऐसे इन्वेस्टिगेशन प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्ण कार्य करता है द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है। भाई पुलिस अधिकारी अगर FIR लिखेगा तो उस महिला का नाम तो उसमें लिखना ही पड़ेगा, या पुलिस अधिकारी अगर आगे अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको अगर कोई रिपोर्ट करेगा तो उसमें तो महिला का नाम लिखना ही पड़ेगा। तो वो जो लिखा गया है वो बताता है कि भाई यार फोन पर ये वहां फला लड़की के साथ रेप हो गया, पुलिस अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारियों को बताता है। तो ये जो ऊपर ये जो प्रकाशन किया जा रहा है इसको क्या नहीं माना जाएगा, मुद्रण या प्रकाशन नहीं माना जाएगा। यानी ये प्रकाशन नहीं है। जो पुलिस अधिकारी अपनी कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इस प्रकार से कोई नाम लेता है या प्रकटीकरण करता है उस पीड़िता का, तो वो प्रकटीकरण नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा,
पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है। अगर पीड़ित व्यक्ति खुद कहती है या उसके प्राधिकार के द्वारा, लिखित प्राधिकार के द्वारा ऐसा प्रकाशन किया जाता है तो वो क्या नहीं माना जाएगा, वो मुद्रण या प्रकाशन नहीं माना जाएगा। जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है अथवा आवश्यक या विकसित है, वहां पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है। अगर कहीं पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, या ऐसा पीड़ित व्यक्ति विकसित है या बालक है, तो उसकी पहचान के लिए अगर उसके निकट संबंधी जो है उनके लिखित प्राधिकार से करे, तब उसका ऐसा प्रकाशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उपधारा 3 क्या कहती है, 228 की उपधारा 3। ठीक है भाई, मुद्रण या प्रकाशन का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा, किसी भी पीड़िता का पहचान का प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन किया जा सकता है कब, अगर 228 की 2 में जो बताए गए आधार हैं उनमें अगर पुलिस अधिकारी अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ऊपर के अधिकारियों को ऐसी बात कहने के लिए करता है तो वो प्रकटीकरण नहीं है, या उसकी तरफ से लिखित प्राधिकार के द्वारा किया जाता है तो नहीं है, या अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है या उसका कोई जो पीड़िता है वो बालक है, विकसित है, तो उसके जो भी निकट संबंधी है उनके लिखित अधिकार से अगर किया जाता है तो वो प्रकटीकरण नहीं माना जाएगा। उपधारा 3 ये कहती है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत, ये वाले अगर कोर्ट में न्यायालय की किसी कार्रवाई में, न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के संबंध में कोई बात उस न्यायालय के पूर्व अनुसार के बिना मुद्रित या प्रकाशन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर कोई ऐसा अपराध जो इसमें किया गया है न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के बारे में चल रहा है और न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना अगर उसका मुद्रण या प्रकाशन करेगा तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास से सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, प्लस जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा। कार्रवाई के अंतर्गत उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ के अपराध की कोटि में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई निर्णय में मुद्रण या प्रकाशन किया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का निर्णय है वो प्रिंट होता है, बुकलेट छपती है उसकी, उसमें तो उसका नाम ओरिजिनली आएगा, तो वो इस न्यायालय के अंतर्गत निर्णय का प्रकाशन नहीं माना जाएगा, यानी उस पर लागू नहीं होगा। अगर और कोई कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और वहां कोर्ट की बिना अनुज्ञा के अगर उसका प्रकाशन किया जाता है तो फिर उसको 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है। 228 ए ये धारा है जो पीड़िता की पहचान को लेके प्रावधान करती है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। 229 ए, जहां तक कोई डाउट है तो बोलो आप। 228 दो का ये कह रहा है कि सामान्य नियम तो ये कहता है कि भाई ऐसी पीड़िता की पहचान का या उसकी कोई अन्य कोई बात जिससे उसकी पहचान उजागर होती है उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रकटीकरण नहीं होगा। कौन सा प्रकटीकरण है जिसको प्रकटीकरण नहीं मानेंगे, अगर 28 228 ए की धारा उपधारा 2 ये कहती है कि अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा तो एफआईआर लिखेगा, जहां जाएगा पीड़िता के बयान लिखेगा तो वहां तो वो लिखेगा ना उसका नाम, फला पुत्री या पत्नी ऐसा नाम लिखेगा, तो ये नाम है वो मुद्रण की परिभाषा में नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनको तो कानूनी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो जब वो काम करते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं, अगर उसमें कहीं नाम लिखा जाता है या नाम का प्रकटीकरण किया जाता है तो वो मुद्रण या प्रकाशन नहीं माना जाएगा। दूसरा, अगर पीड़िता खुद ही कह दे कि मेरा नाम का प्रकाशन कर दिया जाए, अगर वो लिखित में कहती है और फिर पुलिस अधिकारी ऐसा करते हैं तो वो फिर क्या नहीं माना जाएगा, उसका मुद्रण या प्रकाशन नहीं माना जाएगा। या अगर जिसकी मृत्यु हो चुकी है पीड़िता की, या बच्चा है विकर्षित है और उसके निकट संबंधी अगर कहते हैं कि इसका प्रकटीकरण कर दिया जाए, उनके लिखित प्राधिकार से अगर किया जाता है तब वो मुद्रण या प्रकाशन नहीं माना जाएगा। अन्यथा अगर कोई करेगा तो उसको 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। ऐसा 28 दो में जो बताया गया वो मुद्रण या प्रकाशन की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो जरूरी है, कोर्ट और थाने के काम करने के लिए इनका प्रकाशन किया जाता है, इसलिए वो कर सकते हैं, वो प्रकाशन की श्रेणी में नहीं है। ठीक है। हाँ, समझ में आई कि नहीं आई बात, अभी बताओ। हाँ, अब देखो आगे 229 ए।
क्या कहती है 229 ए? 229 ए कहती है कि जमानत या बंदपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। धारा 229 ए। क्या कहते हैं 229 है? जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति, जमानत पर या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता या असफल रहना। असफलता क्या कहता है कि जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा, जिस व्यक्ति को किस पर छोड़ दिया गया है? जमानत पर छोड़ दिया गया है, या बंद पत्र यानी बॉन्ड भरवा करके उसको छोड़ दिया गया है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति को छोड़ा गया है और वो छोड़ा गया व्यक्ति बाद में क्या नहीं करता है? न्यायालय में हाजिर होने में असफल रहता है, यानी वो छोड़ने के बाद, जमानत पर जाने के बाद उसको कोर्ट में आना होता है जब आगे तारीख होती है या जो भी प्रोसीडिंग होती है, और वो कोर्ट में नहीं आता है, हाजिर नहीं होता है, तो ऐसी असफलता के क्या परिणाम होंगे? यानी जब जमानत पर किसी को छोड़ दिया गया या उसको बॉन्ड भरवा के उसको छोड़ा गया है, रिहा किया गया है, और फिर वह न्यायालय में हाजिर नहीं होता है आगे की कार्रवाई में, अगर हाजिर होने में असफल रहता है, ऐसे हाजिर होने में असफल रहता है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? वो इस धारा 229 ए में बताया गया है। क्या कहता है कि जो कोई किसी अपराध से आरोपित किए जाने, अगर कोई भी, जो कोई भी अगर किसी अपराध से आरोपित ही होगा, आरोपित किए जाने, अपराध से आरोपित किए जाने पर भी, आरोपित किए जाने पर और जमानत पर या अपने बंद पत्र पर छोड़ दिए जाने पर, जमानत या बंद पत्र के निबंधों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना, जो कोई अपराध से आरोपित किए जाने पर क्या जमानत पर बाद में कर दी, क्या छोड़ दिया था? जमानत पर या बंद पत्र पर उसे छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद बिना किसी पर्याप्त कारण के, बिना किसी पर्याप्त कारण के, अगर कोई कारण है तब वो हाजिर नहीं आता है, तो उसकी तरफ से एप्लीकेशन लग जाती है कोर्ट में हाजिरी माफी के लिए कि भाई मैं आज नहीं आ रहा, उसका वकील है वो प्रेजेंट हो जाता है, वो कह देता है कि आज इस कारण से वो कोर्ट में नहीं आया है, तब उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बिना किसी पर्याप्त कारण के वो हाजिर नहीं होता है न्यायालय में, बंद पत्र पर छोड़ दिए जाने पर, जमानत या बंद पत्र के निबंधनों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना हाजिर होने में असफल रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, तो वह पर्याप्त कारण के बिना, बिना किसी पर्याप्त कारण के हाजिर होने में असफल रहता है, हाजिर होने में असफल रहता है, यानी आता नहीं है, तो ऐसी असफलता का क्या परिणाम पड़ेगा? यानी अगर वो बिना किसी पर्याप्त कारण के नहीं आएगा कोर्ट में, तो कोर्ट उसे क्या कर सकती है? 1 वर्ष तक के कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कारावास 1 वर्ष तक का, या जुर्माना से, और या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भाई कोर्ट से जमानत हो जाती है ना, और जमानत के बाद वो आता नहीं है, जमानत के बाद अगर वो कोर्ट में आता नहीं है, तो कोर्ट उसको क्या करेगी? उसको दंडित कर सकती है इस 229 ए के तहत, कि तू बिना किसी पर्याप्त कारण के हाजिर होने में असफल रहा है, इसलिए वो इसे 1 वर्ष तक की सजा से दंडित कर सकती है, या जुर्माने से दंडित कर सकती है, या सजा या कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित कर सकती है। तो 229 ए में यह बताया गया है कि अगर किसी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया गया है या बंद पत्र पर छोड़ दिया गया है, और फिर वो न्यायालय में जानबूझ करके उपस्थित नहीं होता या बिना कारण के वो उपस्थित नहीं हुआ है, तो ऐसी असफलता, ऐसे उपस्थित रहने में असफल होने के लिए उसे क्या किया जा सकता है?
किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की होगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये जो दंड होगा वो उस दंड से अलग होगा जो उस पर अपराध का अभियोग है, उस दंड के अलावा दंड होगा ये। यानी ये जो अपराध किया है वो दंड तो उसका है ही, वो तो अलग से है, लेकिन हाजिर नहीं हुआ, कोर्ट से गैर हाजिर रहा, इसके लिए कारावास उसे 1 वर्ष तक का दिया जा सकता है। तो ये जो दंड होगा वो इस उसके अपराध के अलावा होगा, के अतिरिक्त होगा ये वाला। न्यायालय की बंधपत्र के समापन का आदेश करने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं है, और ऐसा जो दंड दिया जाएगा इसके साथ साथ न्यायालय क्या करेगा, उसकी जमानत या बंधपत्र जो ली गई है उसको क्या कर देगा, जब्त कर देगा, समपहरण कर देगा, जब्त कर देगा। क्या कर देगा, जब्त करने की शक्ति पर भी प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कोर्ट इसको ये भी कर सकती है, कोर्ट उसकी जमानत भी जब्त कर सकती है, और कोर्ट उसके जो मेन अपराध है उसके लिए जो कारावास देगा वो अलग से देगी, ये भी 1 वर्ष तक का कारावास अलग से भुगता जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये इसलिए किया गया कि भाई कोर्ट में जिसकी जमानत हो जाती है उसको तारीख पर आना चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो कोर्ट उसकी गैर हाजिरी के लिए उसे 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित कर सकती है। ठीक है, 229A, सेक्शन 230 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में बताई गई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो आप। सेक्शन 229A में कोई डाउट है तो बोलो आप फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। धारा 230 से लेकर के 232 तक। ये अध्याय 12 में आता है, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में है। सिक्कों यानी कोइंस जो होते हैं, करेंसी जो होती है, सिक्कों और सरकारी जो स्टाम्प होते हैं उनसे संबंधित अपराधों के विषय में है। इनसे संबंधित अगर कोई अपराध होगा तो इसमें ये धाराएं हैं वो लागू होती है, इनके बारे में है। कहाँ तक है ये, सेक्शन 230 से 263A तक है, 230 से 263A तक। और अपने कहाँ तक है, हाँ 230 से 232। शुरू शुरू की 2-3 धाराएं डेफिनेशन से संबंधित है, बस उतनी है, उसके आगे वाली प्रोसीडिंग का नहीं है उसमें। 230 में क्या कहा गया है, सिक्का की परिभाषा दी गई। तो सेक्शन 230 क्या कहती है, सिक्का की परिभाषा देती है, सिक्का को परिभाषित करती है। सिक्का यानी कॉइन, कॉइन सिक्का, कॉइन सिक्के की परिभाषा क्या कहता है, सिक्का क्या है, सिक्का है तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही। भाई सिक्का, अब आप सिक्के के बारे में तो जानते हो ना, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10-20 रुपए का सिक्का। ये जो सिक्का है ना इसके बारे में बात की गई, इसको डिफाइन किया गया, भाई सिक्का है क्या, क्या है सिक्का। सिक्का ये कहा गया है 230 में कि सिक्का क्या है, सिक्का तत्समय धन के रूप में, तत्समय, तत्समय का मतलब, तत्समय का मतलब क्या होता है, धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। तत्समय यानी जब वो प्रचलन में है तब, तत्समय का मतलब जब वो प्रचलन में है तब। यानी पहले जो पैसे चलते थे, फिर उसके बाद 25 पैसे 50 पैसे आए थे, तो तब वो चलन में थे, चलन में थे तब वो सिक्का था धन के रूप में, तब समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही हो। यानी जिस समय वो प्रचलन में है उस समय वो किसके रूप में लाते हैं इसको, धन के रूप में। 1 रुपए का सिक्का किसके रूप में ला रहे हैं, धन के रूप में उपयोग में लाते हैं उसको, धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही हो, या इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा स्थापित और प्रचलित धातु है। किसी राज्य, किसी सरकार द्वारा, किसी सरकार द्वारा, कौन सी सरकार, प्रभुत्व संपन्न द्वारा, किसके रूप में प्रचलित है, किसी स्टाम्प या धातु के रूप में, किसी स्टाम्प या धातु के रूप में क्या है, प्रचलित है। किसके प्राधिकार से, इस सरकार के प्राधिकार के अधीन। अब ये जो धातु है, सिक्का है क्या, सिक्का भी धातु से बना है, सिक्का धातु से बना है, चाहे वो लोहे का हो, चाहे इसमें स्टील हो, कुछ भी हो, जो भी धातु इसमें मिलाए गए उसके आधार पर बनता है।
ऐसा धातु क्या है, ऐसा चाहे धातु हो चाहे स्टाम्प हो, स्टाम्प भी आता नहीं है, 1000 रुपए का स्टाम्प आ गया या 50 रुपए का स्टाम्प ले लिया या 5 रुपए का स्टाम्प ले लिया, 10 20 जितने भी रुपए के स्टाम्प लेते हैं, तो ये क्या है, सिक्के की श्रेणी में आते हैं। चाहे ऐसा स्टाम्प हो चाहे ऐसी कोई धातु हो जिसको सरकार ने प्रभुत्व संपूर्ण सरकार के प्राधिकार से, जिसे धन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है, धन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, या इस प्रकार से उपयोग किया जाता है स्टाम्पित और प्रचलित धातु के रूप में सरकार के प्राधिकार के अधीन, तो वो क्या है, सिक्का है, वो क्या है, सिक्का है। अब देखो भारतीय सिक्का, भारतीय सिक्का, भारतीय सिक्का, भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए, भी धन के रूप में उपयोग में लाते हैं भारतीय सिक्का, किसके प्राधिकार से लाते हैं, धन के रूप में उपयोग में, किसके प्राधिकार से, भारत सरकार के, किसके प्राधिकार से, भारत सरकार के प्राधिकार के द्वारा। कैसी है, स्टाम्पित और प्रचलित धातु है, या तो स्टाम्पित है स्टाम्प के रूप में, या कोई ऐसी प्रचलित धातु है जिसे धन के रूप में काम में लेते हैं, यानी जो 1 रुपए का सिक्का है वो लेकर के हम अगर जाएं तो हमारे को धन के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई चीज ले सकते हैं, किसी के बदले दिया जा सकता है, प्रचलित धातु। और इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचलित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यानी ये जो चैप्टर जो इसमें बताया गया है 12 में 12 में, इसके लिए वो क्या मानी जाएगी, सिक्का बनी रहेगी, वो ऐसी प्रचलित स्टाम्पित या प्रचलित धातु क्या मानी जाएगी, सिक्का मानी जाएगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो, भले ही उसका अब धन के रूप में उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो, तब भी ऐसी स्टाम्पित और प्रचलित धातु सिक्का भारतीय सिक्का मानी जाएगी, अगर वो भारत के प्राधिकार के द्वारा ऐसी चलाई गई है तो, ठीक है। कोडियां, अब देखो एग्जाम्पल आगे, कोडियां सिक्के नहीं है, जो कोडी होते हैं ना, कोडी कहते हैं ना, कोडियों के भाव बिक गया, तो कोडियां क्या है, कोडियां सिक्के नहीं है, कोडियां सिक्के नहीं है किसी समय तो कोडियों से भी पता नहीं काम में आ रही होंगी वो, पर अब कोडियों को सिक्कों की श्रेणी में नहीं माना जाता है, यानी कोडियां है वो सिक्के नहीं है। अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े यद्यपि धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं लेकिन सिक्के नहीं है। अस्टाम्पित, अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े, अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े भले ही वो धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, भले ही वो धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं है, सिक्के नहीं है, क्योंकि सिक्के कब होते, जब वो भारत सरकार के प्राधिकार से इसको स्टाम्पित या ऐसी धातु को प्रचलित किया जाता, तब वो सिक्के की श्रेणी में आता। वैसे ही वैसे तो टोकन भी चलते हैं, वैसे तो टोकन बना देते हैं दुकान वाले, ये 5 रुपए का कागज पे लिख के दे देते हैं कि भाई मेरे पास आ जाना, दोबारा ले जाना, सामान ले जाना, तो वो सिक्का नहीं है, वो सिक्के की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। पदक सिक्के नहीं है, जितने भी पदक हैं, मेडल हैं, वो सिक्के की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है वह भारतीय सिक्का है, जिस सिक्के का नाम क्या है, कंपनी रुपया है, जिसका नाम रुपया है वो क्या है, भारतीय सिक्का है, वो क्या है, भारतीय सिक्का है। फर्रुखाबाद रुपया, 1 रुपया आता है फर्रुखाबाद रुपया, फर्रुखाबाद रुपया, फर्रुखाबाद रुपया जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के दिन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, भारतीय सिक्का है, यद्यपि वह अब उपयोग में नहीं लाया जाता है। फर्रुखाबादी रुपया काफी समय पहले भारत के प्राधिकार से, भारत सरकार के प्राधिकार से इसे धन के रूप में उपयोग में लाया जाता था, लेकिन अब नहीं लाया जाता, अब नहीं लाया जाता, तब भी ये क्या है, भारतीय सिक्का है, यानी आज भी इसको भारतीय सिक्का माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, भारतीय सिक्का है। सिक्के का मतलब जो धन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा हो, किसी भी प्रभुत्व सरकार के प्रभुत्व संपन्न सरकार के प्राधिकार से लाया जाता हो, और इनके प्राधिकार से ऐसी चाहे स्टाम्पित या प्रचलित कोई धातु है तो वो क्या कहलाती है, सिक्का कहलाती है। भारतीय सिक्का क्या होगा, धन के रूप में जिसको उपयोग में लाया जाता है, और भारत सरकार के प्राधिकार से जिसको स्टाम्पित या धातु के रूप में क्या किया गया है,
प्रचलित किया गया है, जिसका धन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? भारतीय सिक्का कहलाता है। भले ही वो अब उपयोग में नहीं आ रहा हो, तब भी वो भारतीय सिक्का ही माना जाएगा। जैसे फर्रुखाबादी रुपये, पहले कभी धन के रूप में इसका उपयोग होता था, तब वो भारतीय सिक्का था, लेकिन आजकल इसका धन के रूप में उपयोग नहीं होता है, फिर भी इसको भारतीय सिक्का माना गया है। ठीक है, कोडियां सिक्के नहीं है, अस्तांपित तांबे के टुकड़े वो सिक्के नहीं है, मेडल सिक्के नहीं है। ठीक है, बाकी जो भारत सरकार के प्राधिकार से अगर कोई ऐसी है जिसको धन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो वो सिक्का की श्रेणी में आता है। 230 231 क्या कहता है? ऐसे सिक्के का कूटकरण। धारा 231 इसको आगे लेके चलती है और कहती है कि सिक्का का कूटकरण, जो सिक्का है, कौन सा सिक्का 230 में बताया गया है, उस सिक्के का क्या करता है? कूटकरण करता है। उसके जैसा ही एक और नकली सिक्का बना लेता है, कूटकरण करता है। सिक्के का कूटकरण, काउंटरफिटिंग, काउंटरफिटिंग कॉइन, सिक्के का कूटकरण। जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा, सिक्के का मतलब वो सिक्का जो धारा 230 में बताया गया है, अगर उसका कोई क्या करता है? कूटकरण करता है, या जानते हुए सिक्के की कूटकरण की प्रक्रिया किसी भाग को करेगा, या तो इसका कूटकरण करता है, यानी इसके समान ही एक नकली बना लेता है। 5 रुपए का सिक्का आप देखते हो, असली भी होता है, 5 रुपए का एक नकली भी होता है, देखने में वैसा ही लगता है, लेकिन वो नकली होता है। क्या कर लिया? उस सिक्के का कूटकरण कर दिया गया। यानी ऐसा कोई कूटकरण करेगा या करने की किसी प्रक्रिया का, करेगा या करने की किसी प्रक्रिया का क्या करेगा? उपयोग करेगा। भाई कोई मशीन ऐसी लगा रखी है जिसमें ऐसा काम कर रहा है, वो कूटकरण कर रहा है, नकली सिक्के बना रहा है। सिक्के का कूटकरण करेगा या जानते हुए सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी? 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी अगर कोई सिक्के का कूटकरण करता है तो 7 वर्ष तक के कारावास से प्लस जुर्माने से दंडित किया जाता है। ठीक है, चाहे तो सिक्के का कूटकरण करे या सिक्के का कूटकरण करने की कोई प्रोसेस है उसके किसी भी भाग को करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? सिक्के का कूटकरण करना कहलाता है। अगर कोई ऐसा भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा, तो धारा 231 के तहत उसे किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी? 7 वर्ष तक की हो सकेगी, प्लस जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। 231 यानी सिक्के का कूटकरण, और 232 में है भारतीय सिक्के का कूटकरण। 232 में क्या है? भारतीय सिक्के का कूटकरण। भारतीय सिक्के का कूटकरण 230 में जो सिक्का बताया गया है उसका कूटकरण करेगा, 231 के तहत दंडित किया जाएगा। और जो इसी 230 में जो भारतीय सिक्का बताया गया उसका कोई कूटकरण करेगा, तो 232 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। अगर कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा, जानबूझ करके करेगा, या भारतीय सिक्के के कूटकरण की किसी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से भाग लेगा, तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी भारतीय सिक्के का अगर कोई कूटकरण करता है तो उसे आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। कितने? आजीवन कारावास, या 10 वर्ष तक के कारावास, या 10 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई सिक्के का कूटकरण करेगा तो उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, 7 वर्ष के कारावास प्लस जुर्माने से। अगर कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा तो उसे फिर 232 के तहत आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा, धारा 232 के तहत। ठीक है, ये था सिक्के का कूटकरण को लेके 230 से लेके 232। अब चलते हैं सेक्शन 268 पे। दो सौ अड़सठ है, लोक न्यूसेंस से संबंधित है। लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस से, चैप्टर 14 में, 14।
सेक्शन 268 अध्याय 14 के अंतर्गत आता है। किसके संबंधित है? लोक स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा और शिष्ट और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है। यानी ऐसे अपराध जो लोक स्वास्थ्य को लेकर, इसको लोक स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा, लोक स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा, शिष्टता और सदाचार, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में। यानी ऐसे अपराध यहाँ बताए गए हैं इस अध्याय में 14 में कि जो लोक स्वास्थ्य से संबंधित है, लोक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले हैं, लोक स्वास्थ्य को की खतरा कारित करने वाले हैं, या लोक स्वास्थ्य की किसी सुविधा को बाधित करने वाले हैं, या शिष्टता और सदाचार पर विपरीत प्रभाव डालने वाले अपराध हैं, तो उनको लेके सेक्शन 268 और आगे जो अध्याय जो धाराएं बताई गई है लगभग इसमें आती है 14 के अंतर्गत आपके 268 से लेके 294 ए, 294 ए 268 से लेके 294 ए तक की यहाँ आती है। यानी 268 भी आ जाएगी और 294 ए इसी अध्याय में आ जाएगी। तो ये वो अपराध हैं जो लोक स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा को या शिष्टता या सदाचार पर विपरीत प्रभाव डालने वाले अपराध हैं, उनको लेके यहाँ प्रावधान किए गए हैं। 268 आपके लोक न्यूसेंस की, पब्लिक न्यूसेंस की। आपने जब कोर्ट में पढ़ा होगा लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, उपताप पढ़ा ना, उपताप, लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, या जिसको लोक उपताप कहते हैं। तो वहां न्यूसेंस पढ़ा था हमने। जब न्यूसेंस कोर्ट में पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आईपीसी के सेक्शन 268 का, वहां भी बताया था कि न्यूसेंस को 268 में डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, वहां उसके दंड की व्यवस्था की गई है। यानी न्यूसेंस वो कैसा है? न्यूसेंस अपकृत्य भी है और न्यूसेंस अपराध भी है। तो अपराध कहाँ हो गया? आईपीसी में तो जिसको अपराध माना गया है। अदरवाइज अगर कोई न्यूसेंस करेगा तो उसके लिए क्षतिपूर्ति भी दिलाई जा सकती है, और यहाँ अगर कोई करेगा तो उसको दंड दिया जा सकता है। यानी इसके लिए क्षतिपूर्ति मिल सकती है और इसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। तो अपकृत्य और अपराध दोनों में ये शामिल माना गया है। सेक्शन 268 क्या कहता है लोक न्यूसेंस के बारे में, यानी किसको लोक न्यूसेंस मानता है? किसी के सुख सुविधा में बाधा कारित कर देना, वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। यानी कौन? वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। कब दोषी है? वह लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है, जो कोई ऐसा कार्य करता है, जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी अवैध लोक का दोषी है, जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी अवैध लोक का दोषी है, या किसी अवैध लोक का दोषी है, जिससे लोक को या जनसाधारण को, जिससे लोक को, जिससे लोक को या जनसाधारण को, लोक का मतलब भी पब्लिक ही है, जनसाधारण का मतलब भी पब्लिक है, यानी आम जनता को, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों, ऐसा कार्य करता है या ऐसा अवैध लोक का दोषी है जिससे किसी लोक को या जनसाधारण को जो ऐसे न्यूसेंस के आसपास रहते हैं या आसपास ऐसी संपत्ति को धारण करते हैं, उन लोगों को क्या करता है? अधिभोग रखते हो, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो। ऐसे कृत्य से क्या होता है? कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो। ये सब नाम पढ़े ना वहां पे न्यूसेंस में। क्षति, संकट, संकट या क्षोभ कारित हो, या जिससे उन व्यक्तियों को, या जिससे, या तो ये करता है
या जिससे उन व्यक्तियों को, कौन से व्यक्तियों को, ये वाले, जिससे उन व्यक्तियों को जिन्हें किसी लोक अधिकार की उपयोग में लाने का मौका पड़े क्षति, बाधा या संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो, या उन व्यक्तियों को जिनको लोक प्राधिकार, जिनको लोक अधिकार को, सॉरी, लोक अधिकार को, भाई ऐसा कोई पब्लिक राइट है उसको उपयोग में लाना था और ऐसे उपयोग में लाने में क्या पड़ गई, बाधा पड़ गई हो, ऐसे उपयोग में लाने में बाधा या क्षति या संकट कारित होना अवसंभावी हो, क्षति संकट कारित होना अवसंभावी हो, यानी इतना आवश्यक हो गया कि भी ऐसा होगा ही होगा, अवसंभावी हो, तब कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लोक न्यूसेंस कहलाएगा अगर ऐसा करता है तो। और कोई भी लोक न्यूसेंस माफी योग्य नहीं है, कोई भी लोक न्यूसेंस क्या नहीं है, माफी योग्य नहीं है। इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि भाई ये आम जनता के भलाई के लिए या आम जनता की सुविधा के लिए है, इस आधार पर ये क्या नहीं है, माफी योग्य नहीं है। भले ही वो सुविधा के लिए हो, भले ही वो भलाई के लिए हो, लेकिन फिर भी वो माना क्या जाएगा, अपराध ही माना जाएगा, माफी योग्य नहीं है। ठीक है, तो लोक न्यूसेंस क्या है, सेक्शन 268 ये कहता है कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है, यानी वो व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी माना जाएगा जो कोई ऐसा कार्य करता है या ऐसे कार्य जिसको करना था अवैध लोक का दोषी है, और ऐसा करके वो किसी आम जन को, पब्लिक को क्या करता है, या उसके जो ऐसा कार्य कर रहा है उसके आसपास के जो भी क्षेत्र में रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को सामान्यतः क्षति, संकट या क्षोभ कारित करता है, या उन व्यक्तियों को जो ऐसे अधिकार का, लोक अधिकार का प्रयोग करना था उनको, और ऐसा करने में कोई क्षति, संकट या ऐसा बाधा उत्पन्न होना अवसंभावी हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, लोक न्यूसेंस किया है। क्या किया है, लोक उपताप किया है, उसको लोक उपताप के लिए दोषी ठहराया जाएगा। और कोई भी लोक न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि वो जनता की सुविधा के लिए या जनता की भलाई के लिए कारित किया गया, इसलिए ऐसा लोक न्यूसेंस नहीं है, नहीं, वो भी माफी योग्य नहीं है। ठीक है, 268 बस लोक न्यूसेंस के बारे में बताया गया है। इसके लिए आगे जो बाकी तो जो इसमें एग्जांपल्स वगैरह हैं तो उनके आधार पर कर सकते हो आप। 294 ए है लॉटरी कार्यालय रखना, 294 ए लॉटरी कार्यालय रखना। अगर कोई लॉटरी वगैरह के कार्यालय रखता है तो उनके लिए प्रावधान किया गया है। लॉटरी कार्यालय रखना, जो कोई ऐसी लॉटरी जो न तो राज्य लॉटरी हो और न तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी हो। ये लॉटरी या तो राज्य सरकार के अथॉरिटी से चल रही हो या राज्य सरकार के प्राधिकार से चल रही हो, ठीक है, तो वो तो लॉटरी क्या मानी जाएगी, लॉटरी मानी जाएगी। लेकिन ऐसी लॉटरी जो न तो राज्य लॉटरी है, यानी राज्य के द्वारा नहीं है, और ना ही राज्य सरकार के द्वारा संचालित लॉटरी है, जो न तो क्या है, राज्य लॉटरी है, और न ही राज्य सरकार के द्वारा संचालित लॉटरी है। ठीक है, क्या करता है, तत्संबंधी राज्य सरकार द्वारा तत्संबंधी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी को निकालने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय स्थान रखेगा। भाई कोई राज्य लॉटरी नहीं है और ना ही सरकार के द्वारा संचालित लॉटरी है, ऐसी बिना सरकार के प्राधिकृत लॉटरी के संचालन के लिए कोई ऐसा कार्यालय खोलता है, रखता है, आजकल फर्जी चल रही है लॉटरियां, उनके लिए बताया गया है। ऐसा कोई लॉटरी का कार्यालय रखता है, कोई स्थान रखता है, तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 6 माह तक की कारावास हो सकता है। 6 माह तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। भाई अगर राज्य लॉटरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, या राज्य सरकार के प्राधिकार से संचालित लॉटरी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी लॉटरी जो संचालित की जाती है, ऑफिस खोल के बैठा है या कोई कार्यालय चला रहा है, या कोई ऐसा स्थान है जहां लॉटरी के प्रयोजन के लिए ऐसा कार्यालय खोला गया है, वो
लॉटरी ना तो राज्य की लॉटरी और ना ही राज्य सरकार के प्राधिकार से चल रही है, फिर ऐसा अगर कोई लॉटरी के प्रयोजन से कोई कार्यालय खोलता है, कोई स्थान रखता है जहां लॉटरी निकाली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक के कारावास से या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जा सकता है, सेक्शन 294 ए के तहत। ठीक है। अब एक सेक्शन और बचता है, सेक्शन 295 ए, बस वो और देख लें, फिर आपका ये जो पूरा चैप्टर है, जो सेक्शंस थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। कौन सा है? सेक्शन 295 ए। ऐसी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे कि जो समझ में नहीं आ रही हो? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप। सेक्शन 295 ए क्या कहता है? 295 ए ये अध्याय 15 में है। 295 ए वाला जो टॉपिक है वो अध्याय 15 में है। और अध्याय 15 किससे संबंधित है? धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में है। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। अगर धर्म से संबंधित कोई अपराध किया जाता है तो वो इस 295 वाले जो अध्याय 15 है इसके अंतर्गत दंडित किए जाते हैं। सेक्शन आपके इसमें आ जाएंगे 295 से लेकर के 311 तक। 295 से लेकर के 311 तक इसमें दंडित किए जाते हैं। 95 से लेकर के, हाँ, 295 से लेकर 298 तक के, सॉरी, 295 से 298 तक। ठीक है। 295 ए क्या कहता है? सेक्शन 295 में तो किसी वर्ग के धर्म का अपमान के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना, भी कोई पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष का कोई उपासना स्थल है या कोई पूजा का स्थान है तो उसको जानबूझ करके क्या करता है, उसको कोई क्षति करता है, तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है। लेकिन धारा 295 है, उसके अंतर्गत 295 ए विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य, विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य, विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के, जो किसी वर्ग के, जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का, धर्म या धार्मिक विश्वासों का, धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके, अपमान करके क्या करता है? अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को, उसकी धार्मिक भावनाओं को, उसकी धार्मिक भावनाओं को, उसकी धार्मिक भावनाओं को क्या करता है? आहत करता है। आहत करने के आशय से किए गए हों, आहत करने के आशय से किए गए हों। यानी इसलिए विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से अगर कोई कार्य किया जाता है तो सेक्शन 295 ए के तहत वो दंडित किया जाता है। विमर्शित और विद्वेषपूर्ण, विमर्शित विद्वेषपूर्ण यानी जानबूझ करके विमर्श की भावना से, दुर्भावना से किसी भी वर्ग के, चाहे वो किसी भी वर्ग में आता हो, उसके अगर धर्म को या उसकी धार्मिक विश्वास को क्या करता है? अपमान करने के आशय से उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसा अगर करता है कोई कार्य, तो वो इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाता है। क्या करता है? जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की, कोई भी, जो कोई भी क्या करता है? भारत के
किसी नागरिकों के, भारत के किसी नागरिकों के किसी वर्ग को, भारत में अलग अलग वर्गों के धर्मों के लोग हैं, तो अगर भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग के क्या करता है, धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, भाई कोई हिंदुओं के लिए करता है, कोई मुसलमानों की करता है, यानी उनके धार्मिक या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, भाई इससे वो लोग क्या होंगे, दुखी होंगे। धार्मिक भावनाओं को आहत करके करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करते हैं, कोई अपमान करते हैं या कोई शब्द उच्चारित करते हैं, कोई अपमान या उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा, या लिखित शब्दों द्वारा, या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य रूपण, या दृश्य रूपण चिन्हों द्वारा, या दृश्य रूपण चिन्हों द्वारा, या अन्यथा करेगा, या अन्यथा यानी इनके अलावा भी किसी प्रकार से अगर कोई ऐसा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम करता है या करने का प्रयत्न करता है, कार्य करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो उसको क्या किया जाएगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की, 3 वर्ष, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई जानबूझ करके भारत के किसी नागरिक के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए उसका अपमान करता है, या कोई ऐसे शब्द, चाहे वो उच्चारण करके करे, चाहे वो लिखित शब्दों के द्वारा करे, चाहे वो संकेतों के द्वारा करे, चाहे वो कोई ऐसे दृश्य रूपण चिन्ह है, संकेत बनाए, जिससे या इनके अलावा किसी भी तरीके से अगर भारत के किसी नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, अपमान करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक के साधारण या कठोर कारावास से, या जुर्माना से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान इतना रखना कि अगर कोई धार्मिक भावनाओं को ठेस करने वाले कार्य करता है, भी उसका उद्देश्य ये है कि भी मैं उस लोगों में वैमनस्यता फैलाऊं, उसकी भावनाओं को आहत करूं। कई बार देखते हैं ना कि मंदिर के ऊपर कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जो धार्मिक भावना, मान लो कोई मांस का टुकड़ा डाल देते हैं, तो जिससे हिंदू लोग क्या होंगे, उनको आत्मा को ठेस लगेगी, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, या ऐसा उनके बारे में कुछ उच्चारित कर दिया जाता है जिससे उनमें उनको ये लगता है कि हमारे बारे में गलत कहा है। तो यानी अगर इस प्रकार से किसी भी नागरिकों के किसी भी वर्ग को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी वर्ग हो, कोई भी हो, उनकी धार्मिक भावनाओं को अगर अपमानित करने के लिए बोल करके, लिख करके, संकेतों द्वारा या किसी भी अन्य तरीके से ऐसा अपमान कारित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, 3 वर्ष तक की कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, धारा 295A। तो ये थी अपने जो सेक्शन थे 228 ए, 229 ए, 230 से 232, 238, 294 ए और 295 ए, ये जितने भी सेक्शन थे मेन के अलावा वो सारे इस यूनिट वाले कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे वाले में डिटेल से बड़ा क्वेश्चन है, उसको अपन कल करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो वो बोल सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथी हैं तो उनसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।